हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशल ई पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 6 से चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए बिना किसी देरी के अध्याय पहले को शुरू करते हैं। राशिदा का सवाल। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो राशिदा जैसी ही अखबार पढ़ती है तो वो चौंक जाती है ये देख करके कि 100 साल पहले। तो वो ये मनी मन सोचती है कि इतने वर्षों पहले क्या क्या हुआ था, इतने वर्षों पहले ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे पता लगाएं कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम क्या कर सकते हो, रेडियो सुन सकते हो कि कल ही क्या हुआ था। ठीक है, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो कि कल ही क्या हुआ था। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी की ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की क्या हो, स्मृति हो, मतलब उस समय का कुछ याद हो। तो उस व्यक्ति से भी आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो बस अब बहुत पहले क्या हुआ था इसी बारे में हमको क्या करनी है, इस चैप्टर में चर्चा करनी है और पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, आखेटक को क्या कहा जाता है, शिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानी सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में हम पता करते हैं आगे के इस चैप्टर में। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र फर्स्ट, पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो नर्मदा नदी अभी जब मैप आएगा तो तब देखेंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। तो लोग क्या करते थे, जीवन निर्वाह करने के लिए जो आरंभिक लोग थे, जो नर्मदा नदी के तट पर बसे थे, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, अपने जीवन निर्वाह के लिए जंगलों पे निर्भर थे। ठीक है ना, वो वहीं से जड़, फल, ये सारी चीज़ें लिया करते थे और अपने जीवन का निर्वाह करते थे। और साथ ही साथ जानवरों का आखेट भी किया करते थे। तो ये कह सकते हैं कि वो जंगल में प्राकृतिक चीज़ों के साथ साथ मांस का भी सेवन किया करते थे। तो चलिए आगे देखते हैं चैप्टर में। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसको भी अभी हम देख लेंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो क्या कह रहा, जौ और गेहूं, इन दोनों फसलों को कहां उपजाना आरंभ किया है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पे। ठीक है, और कितने हजार साल पहले, 8000 वर्ष पहले उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहा करते थे। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में सबसे पहले लोगों ने क्या फसल उपजानी शुरू करी थी, गेहूं और जौ की, और कितने हजार वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो बस अभी देखेंगे इसको भी मानचित्र में। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है ना, तो ये जो दिखा रखा है, गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक है, किरथर पहाड़ी, सुलेमान पहाड़ी, तो यहाँ सभी जगह क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। और सबसे पहले जहाँ चावल उपजाया गया उसका नाम क्या था,
विंध्य के उत्तर में। ठीक है, विंध्य के उत्तर में चावल उपजाया गया था या चावल के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इस मानचित्र को देखते हैं। ठीक है, तो इस मानचित्र में हम देखेंगे, तो मानचित्र जब भी हम प्रदर्शित करते हैं तो उसकी जो दिशाएं होती हैं उसको हम किस तरीके से देखते हैं, तो ये जो दिशा होती है यहाँ पर, ये होता है ईस्ट। ठीक है, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ ऊपर वाला, और ये होता है साउथ। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो अब देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ का है और ये पश्चिम का है। तो उत्तर और पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां कहा था? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। ठीक है, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी कहां पर है? यही है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी कहाँ है? ये है नर्मदा नदी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और बहते हुए अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, और अगर हम उत्तर पूर्व की बात करेंगे, इस उत्तर पूर्व की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? गारो पहाड़ी पाई जाती है। और गारो पहाड़ी के साथ साथ विंध्य के उत्तर में, ठीक है, विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? विंध्य की पहाड़ी ये है, ये देखिए, ये देखिए विंध्य की पहाड़ी, ये विंध्य की पहाड़ी है। और विंध्य के उत्तर पे ही क्या? चावल के साक्ष्य हमें क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो ये उत्तर का एरिया हो जाएगा पूरा का पूरा विंध्य का। और विंध्य पहाड़ी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ, इसको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेते हैं। और गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का भी पता लगाओ। तो इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को भी फिर से मानचित्र में चलते हैं और यहां देखते हैं। देखिए, यह है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी जिसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम होती है, चेनाब होती है, रावी होती है, व्यास होती है और सतलज नदी। ये सभी की सब क्या है? सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब सहायक नदियां हैं। और साथ ही साथ ये गंगा है, उत्तराखंड से निकलते हुए ये 5 राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश से होते हुए कहाँ निकल जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है और यहाँ पर क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, और इसी की सहायक नदी है सोन नदी। गंगा की ही सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। इसी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? ये सोन नदी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सहायक नदियां उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें 2 चीजें निकल करके आ रही हैं कि जो सिंधु नदी के पास में जो जितने भी आरंभिक नगर बसे वो कितने साल पहले? 4700 वर्ष पूर्व। इसको याद रखिएगा, 4700 वर्ष पूर्व में। ठीक है, और वहीं गंगा के पास में जो नगर बसे वो कब? 2500 वर्ष पूर्व में बसे। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी, ये हमने देख लिया, सोन भी देख लिया और गंगा भी देख लिया मानचित्र में। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। तो ठीक है, मगध जो एरिया था वो किसके तट पर बसा हुआ था? गंगा और सोन नदियों के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, गंगा और उसकी जो सहायक नदी थी वहां पर मगध बसा हुआ था। और मगध वर्तमान में कहां पर? बिहार। ठीक है, बिहार में स्थित। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ठीक है, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी और ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी क्या हो गई थी? राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह किस चीज के लिए जाते थे। तो अलग अलग चीजें थी जिस चीज के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे।
कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो क्या हुआ, सभी के सब लोग जितने भी ये अभी आपको उदाहरण दिए गए, यहाँ पर सभी का अपना अपना एक उद्देश्य था। कोई किसी चीज़ के लिए जाता था, कोई किसी चीज़ के लिए जाता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक दूसरे को विचार जानने के क्या हुए, अवसर प्रदान हुए। ठीक है, कि एक जगह की सभ्यता कैसी है, दूसरे जगह की सभ्यता कैसी है, एक जगह का रहन सहन कैसा है, खाना पीना कैसा है। तो ये सारी चीज़ों को जानने का क्या हुआ, अवसर उन लोगों को प्राप्त हुए। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, इसको जरूर देख लेते हैं, ये वाला। दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया, तो इस दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ठीक है, दक्षिण एशिया के अंतर्गत। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को क्या करता है, दर्शाता है। क्या, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ठीक है, महाद्वीप तो ऑब्वियसली बड़ा है ना, जो एशिया महाद्वीप है। तो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो अब ये शब्द कभी भी आपको दिखाई दे, उपमहाद्वीप, ठीक है, उपमहाद्वीप, तो किसकी बात हो रही है, दक्षिण एशिया की बात हो रही है, और इतने सारे देशों की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टरों में इसका बहुत बार उपयोग किया जाएगा, उपमहाद्वीप का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको विंध्य पर्वत बताया था, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं, तो इसी तरीके से वो प्राकृतिक सीमा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो यही चीज़ ये यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। तो मतलब जिसके अंदर हिम्मत थी इन चीज़ों को करने की, तो वही इन चीज़ों को क्या कर सके, पार कर सके। क्योंकि कौन जा सकता है ऐसे, है ना, जान जोखिम में डाल करके इतने पर्वतों को। जैसे आजकल एवरेस्ट में लोग चढ़ाई करते हैं, तो कई लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कई लोग तो अच्छे से छू लेते हैं। तो ऐसे ही पहले के लोगों ने भी क्या करे, पर्वतों, पहाड़ों को, इनको और समुद्रों को एक जगह से दूसरे जगह वो लोग अपनी जान हथेली पे लेकर के चले थे। तो इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को क्या करा, समृद्ध किया। ठीक है, कई सौ वर्ष से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने एक दूसरे के चीज़ों को जाना और वो एक दूसरे के विचारों को क्या करते चले गए, अपनाते चले गए, है ना। आगे देखते हैं, देश के नाम। आगे क्या है, देश के नाम। अब भारत देश का नाम किस तरीके से पड़ा, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक हो गया, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस एक नदी का नाम था, ठीक है ना, जो सिंधु नदी कहते थे जिसको, और संस्कृत में जिसे सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान या यूनान का पता लगाओ। एटलस में देखिएगा, ईरान, जो भी आपके पास एटलस पड़ी होगी उसमें ईरान और यूनान होंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, तो ईरानियों और यूनानियों ने यहाँ का नाम क्या दिया, इंडिया दिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, ठीक है ना, जैसे ये दिशाएं हैं, तो इधर ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए क्या किया जाता था, इस नाम का प्रयोग किया जाता था। क्या, भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति, लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो कृति है, उस ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, मतलब किस नाम से, भारत नाम से होने लगा। ठीक है, भारत का ही प्रयोग। एक छोटी सी चीज है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। ताम्रपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। तो यहाँ पर एक पृष्ठ दिया हुआ है, इसको अभी दिखाएंगे। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी
ऐसे ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो मतलब आप लोग यहाँ पर एक पांडुलिपि का एक हिस्सा दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो, ये पांडुलिपि है। यहाँ पर क्या करा जाता था, एक ये छाल काटी जाती थी पेड़ की, और ये हिमालय प्रदेश में ही इस चीज़ को ये पेड़ पाया जाता था। भुर्ज नाम का पेड़ होता था, उसकी छाल इसको निकाली जाती थी, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर क्या करा जाता था, ये लिखा जाता था, ठीक, ये लिखा जाता था, और एक जगह से यहाँ पर छेद बनाया जाता था, और इसको क्या करा जाता था, बहुत सारे छाल निकाले जाते थे और उनको एक साथ बांध दिया जाता था, ठीक है, एक बुक के रूप में। तो इसी को क्या कहते थे हम, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे या फिर पांडुलिपि कहते थे, ठीक। अतीत के बारे में कैसे जाने, अब कैसे जान सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, ये पुराने लोगों ने कभी किसी जगह पे किसी टाइम पे लिखी थी। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका क्या है, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो बस हाथ से लिखी हुई पुस्तक को क्या कह देते हैं, पांडुलिपि कह देते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से, जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भुर्ज नामक पेड़ होता है वहीं से ये एक छाल निकलती है, ठीक है ना। इसी पेड़ से इसको निकालते हैं, भुर्ज नामक पेड़ से, और उसी में इसको लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, ठीक है, कीड़े मकोड़े जो भी होते थे उन्होंने क्या कर दिया, अब इसको तो खा लिया ना, तथा कुछ नष्ट कर दी गई, क्योंकि पेड़ों में क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं ना अक्सर, जो हम घरों में दरवाजे भी लगाते हैं या फिर खिड़कियां होती हैं उनमें क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं, है ना। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि, और ये तो क्या थी, ये तो अपने आप में पांडुलिपियां थी, जो छाल थी, छाल को में तो वैसे भी क्या लग जाएंगे, कीड़े लग ही जाते थे। तो कीड़ों ने आधों को क्या करा होगा, कीड़ों ने खा दिया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, फिर भी लेकिन कुछ जो थी वो क्या हो गई, बच गई, ठीक है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। तो मंदिरों और विहारों में क्या हुआ, इसका संरक्षण हुआ होगा, इसको संरक्षित करके रखा गया होगा, तो इस वजह से ये पांडुलिपियां क्या हुई, बच गई होंगी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकारों के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो प्राकृत भाषा क्या होती थी, आम बोलचाल की भाषा होती थी। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, ये आपको याद रखना है। हम अब एक तो पढ़ लिया आपने पांडुलिपि के बारे में, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अभिलेख के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखता था। तो ये एक तरीके से का यहाँ पर इंस्क्रिप्शन दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये वाला। तो इसी पत्थर पे, ठीक है, इसी पत्थर पे एक, इसी को हम अभिलेख कहते थे। इसी पत्थर पे वो क्या करता था, अपने लेखों के बारे में लिखाता था, ठीक है। कौन, राजा लिखाता था। एक छोटा सा नोट यहाँ पर दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 50 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नाम के शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। मतलब इस अध्याय में क्या करोगे, मतलब इसके बारे में, अशोक के बारे में आपको अध्याय 8 में पढ़ने के लिए मिलेगा, इसी सीरीज में जो हमारी 6th क्लास की जो चलेगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, ठीक है। तो कौन कौन सी भाषा है, एक है अरमाइक और एक है यूनानी, ठीक
ठीक है। यूनानी और अरमाइक भाषाओं में ये क्या मिला हुआ है, ये वाला अभिलेख हमें मिला हुआ है, किसका, अशोक नाम के राजा का ये हमें मिला। और कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान के कांधार से मिला हुआ है। ठीक हो गया, अफगानिस्तान के कांधार से मिला हुआ अशोक का एक अभिलेख, जिसे यूनानी और अरमाइक भाषाओं में लिखा गया था। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और दी हुई है, लिपि क्या है, लिपि जो लिखी जाती है, ठीक है, संकेतों अक्षरों और संकेतों से बनी होती है, ठीक है ना। और भाषा उसे कहते हैं जिसको हम मुंह के द्वारा बोल देते हैं। ठीक, तो भाषा और लिपि में यही एक अंतर है। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट अतीत में बनी हुई प्रयोग में क्या करते थे, कई वस्तुओं की जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, तो उन्हीं का क्या करते थे, उन्हीं के अवशेषों को ढूंढते थे और एक तरीके से इतिहास को निकालते थे। ठीक है। अब ये करते क्या क्या चीज थे, इसके बारे में हम देखते हैं। वे हजारों वो औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में भी बचे रहते हैं। तो इस तरीके से पुरातत्वविद सारी चीज़ों को ढूंढने का कार्य करते हैं पुरातत्व स्थल में जाकर के, ठीक है। और वहीं से वो लोग चीज़ों का पता लगाते हैं और ये बताते हैं कि उस वक्त पे क्या क्या चीज़ हुई होंगी, ठीक है, इन्हीं सभी चीज़ों के आधार पे। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दे रखी है, इनको भी देख लेते हैं। बाएं, तो इसके बारे में कहा जा रहा है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। तो 4700 वर्ष पूर्व इस पात्र का प्रयोग होता था। और 4700 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु नदी के किनारे पे जो नगर बसे थे, तो जो नगर बसे सिंधु घाटी के तट पर जो बसे उसी को हम क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही तो कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो वहीं से ये क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ है। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, तो ये कौन सा है, चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। 2500 वर्ष पूर्व मतलब मगध साम्राज्य में, ठीक है, जो बिहार में, वर्तमान बिहार में स्थित है। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, तो बिल्कुल भिन्न है ये वाले सिक्के जो भी हैं, क्योंकि आज के सिक्के किस तरीके के बने हैं, आज के सिक्के कैसे हैं, ऐसे है ना, यूं करके गोल सिक्के होते हैं ना, है ना, और ये कैसे हैं, चौकोर सिक्के हैं बिल्कुल। तो क्या है, एक अंतर तो यही आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। पुरातत्व पांडुलिपि, माफ कीजिएगा, पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो अतीत का अध्ययन करे उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। पुरातत्वविद कौन, जो पुरातत्व स्थल पर जाकर के पुराने चीज़ों से, ठीक है ना, पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है, ठीक है ना, उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। वो खुदाई करेगा, अवशेष निकालेगा, तो ये इन्हीं सारी चीज़ों से जो बनता है वो कौन बनता है, पुरातत्वविद बनता है। और इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अब अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो यही दोनों ही लोग क्या करते हैं, अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, जिस वजह से आज हम इतने अच्छे इतिहास को पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। ये पुस्तक भी तो तभी लिखी गई है ना, जब इतिहासकारों ने या फिर पुरातत्वविदों ने इतनी सारी जानकारियां क्या करी, एकत्रित करी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं, अतीत एक या अनेक, अतीत एक ही है या फिर अनेक है? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। बहुवचन कहने का मतलब यहां पर बहुत सारे लोगों की बात होगी, केवल एक ही व्यक्ति के अतीत के बारे में जानकारी का मतलब नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लिए लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, ठीक है ना। क्यों ध्यान दिलाने के लिए ये चीज़ कही गई है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, अलग अलग टाइप के लोग रहते होंगे, तो उसी पर फोकस करते हुए इसको दिखाया गया है कि इन सभी चीज़ों के अलग अलग क्या थे, मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ऑब्वियसली हो गई होगा, क्योंकि राजा रानी कहाँ बहुत बड़े आलीशान घरों पे रहा करते होंगे, और कृषकों का जीवन वहीं जैसा आज की स्थिति है, आज के समाज की स्थिति है, उसी टाइप का उस टाइम का जीवन भी था। तो इस तरीके से अतीत क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीपों के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, ठीक है। इसी तरीके के जो भेद थे वो क्या थे, अतीत में ही विद्यमान थे। तो बस वही अतीत से चली हुई परंपराएं जो हैं वो आज भी हमारे समाज में चली हुई आ रही हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको जो पहले अतीत के बारे में पता लगा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पता है केवल और केवल शासकों के बारे में पता लगा है, क्योंकि उनके पास धन ही इतना ज़्यादा था कि वो ये सारी चीज़ें करवा सकते थे। और यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं। तो इसी के वजह से, क्योंकि उनके पास धन बहुत ज़्यादा था, शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से वो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखा देते हैं। लेकिन इसके ही विपरीत यहाँ पर देखते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, ठीक है। जो पुरातत्वविद जितनी भी उनकी चीज़ें खोजने में सफल हो पाए, तो उसी की वजह से हमको उनके जीवन के बारे में क्या मिलता है, जानने में मदद मिल जाती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, ठीक है ना, बहुत कुछ जानना शेष है। और वो जाना कब जा सकता था, जब बहुत सारे अवशेष मिलते हैं हमको, कोई चीज़ का बारे में लिखित प्रमाण मिलते, तो बहुत कम लिखा गया है इन लोगों के बारे में। इस वजह से हमको इतिहास में इन लोगों के बारे में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या है? अब अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो अब ये आरंभिक बिंदु 2000 क्या हुआ जी, है ना, ये भी तो सवाल बनता है। तो ये क्या होता है, आरंभिक बिंदु हम मान लेते हैं कौन सा, ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख ये हो गई, ईसा मसीह के जन्म के बाद का ये हो गया। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ना, ऊपर पढ़ा था कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी, 3500 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है ना। तो 3500 वर्ष में हम क्या कर देंगे, जो आरंभिक हमने क्या माना है, जो 2000 को मान रखा है वो क्या मान रखा है, एक आरंभिक वर्ष मान रखा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अगर इसमें से हम 3500 से 2000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं, 2000 को माइनस कर देते हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा, 1500। और ये 1500 क्या कहलाएगा, ईसा पूर्व। तो ऋग्वेद की रचना क्या हुई थी, 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। ये तो 3500 साल पहले, 3500 साल पहले और 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है ना, 3500 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है।
तो 2000 को जब हम आरंभिक बिंदु मानते हैं तो ऐसे ही अगर हम वो करें 2500 साल पहले, 2500 साल पहले मगध साम्राज्य की भी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 2500 साल पहले। लेकिन अगर हमको यहीं पर ही क्या निकालनी हो, वो सन निकालना हो, वो ईयर निकालना हो, तो 2000 को हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये 500, 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है ना, 500 ईसा पूर्व ये क्या हो जाएगा, मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम तिथियों की गणना करते हैं। तो यह है तिथियों का मतलब। कहने का मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तारीख मानी जाएगी वो ईसा पूर्व लिखी जाएगी सीधे सीधे, ठीक है। और ईसा मसीह के बाद की जो तारीख लिखी जाएगी वो ईसवी लिखी जाएगी, जिसे हम एडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम एडी से डिनोट करते हैं, एनो डोमिनी, और इसे ईसा पूर्व को हम बीसी से करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे भी ये चीज दी हुई है। ये इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। ठीक है, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब उनके वर्ष, जहां पर जन्म हुआ था, जन्म के वर्ष से, जन्म के वर्ष के बाद से जितनी भी लिखी जाएंगी वो ईसा लिखी जाएंगी। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, और सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले होता है, मतलब वर्तमान से पहले, आज जो हुआ है उससे पहले, तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा, बिफोर प्रेजेंट यूज हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम पे जो चलने लग गया है वो कौन सा कैलेंडर चलता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, जो ईसा मसीह के द्वारा ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियां और ईसा मसीह के जन्म के बाद माना जाता है। ईसा मसीह के पहले जो लिखा जाएगा वो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, ईसवी लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अन्यत्र। ठीक है, और अन्यत्र से पहले मैं ये बताऊं कि जो हमारा जो कैलेंडर है वो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो अगर हम शक संवत की बात करें, विक्रम संवत की बात करें, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड में तो नहीं चलता ना। क्या चलेगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर चलेगा, जो ऑफिशियल रूप से, मतलब जो कार्यालय के प्रयोग में क्या हो सके, काम आ सके। क्योंकि क्या चलती है आजकल, दिनांक चलती है ना, जो दिनांक आज इस देश में होगी वो दूसरे देश में भी होनी चाहिए, है ना, दूसरे देश में। तो उसी के वजह से क्या चलता है, फॉर्मल कार्य क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। ठीक है ना, जो कार्यालय जितने भी ऑफिशियली वर्क होते हैं वो इन्हीं के वजह से क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। और शक संवत और विक्रम संवत से तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी ना, है ना। चलिए आगे देखते हैं अन्यत्र में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहां राजा रानी रहते थे। अब 5000 वर्ष पूर्व आ गया, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसे ईयर में निकालो तो कैसे निकालेंगे, 5000, ठीक है, और 2000 को इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 3000, 3000 ईसा पूर्व या फिर 3000 बीसी। ठीक है, 3000 बीसी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम ईयर को निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है,
यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पहचान की। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सके। तो बस एक बार की उनकी क्या थी, मेहनत करने का काम था, उन्होंने किया और उसके बाद वो इन सारी चीज़ों को जानने लगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, एल अक्षर के लिए शेर यूज़ हुआ और ए अक्षर के लिए चिड़िया। तो ये देखिए यहाँ पर एल अक्षर के लिए क्या होता था, शेर यूज़ होता था। ठीक है, और ए अक्षर के लिए चिड़िया यूज़ होती थी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बनाया होगा, इस लिपि को जाना और उसके बाद इतिहास लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, तो इस तरीके से लोग पहले इस तरीके से लिखते थे, चित्रात्मक शैली के रूप में। ठीक है, ये भाव चित्रात्मक शैली के रूप में क्या करते थे, वो लोग लिखा करते थे। ठीक, भाव चित्रात्मक शैली के रूप में लिखा करते थे। तो इस तरीके से आज का आपका ये चैप्टर, पहला चैप्टर खत्म होता है। आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप शुरू से इसको क्या करते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, आशा करता हूँ सभी को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।